हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल 7 जून 2026 को एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय विधि और संगठन का पेपर है। उस विषय पर मैं अपना एक वीडियो सेशन, जिसमें मैं लेक्चर के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो जनक हैं उनका नाम है ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है और जो जर्मी बेंथम महोदय हैं, यह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। तो आइए हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वह आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के आचरण और पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। यह परिभाषा केल्सन महोदय ने दिया है। केल्सन महोदय कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह एक राज्यों का या नियमों का समूह है। यह नियमों का समूह है जो राज्यों के आचरण और पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। जो राज्य हैं, राज्य के आचरण और उनके मध्य जो संबंध हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही साथ केल्सन के साथ आपके जैसे वाइटमैन हो गए, ओपेनहाइम हो गए, ह्यूगो ग्रोसियस हो गए, जर्मी बेंथम हो गए, इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय विधि का अपने अपने मतानुसार परिभाषा दिया हुआ है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण परिभाषा एक दो परिभाषाओं को बताया है। जैसे केल्सन महोदय कहते हैं कि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के आचरण और उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ओपेनहाइम महोदय हैं, तो ओपेनहाइम कहते हैं कि रूढ़िजन्य और परंपरागत नियमों का समूह है जो सभी राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार को बंधनकारी बनाता है। तो इसी के साथ साथ एक आपका एसएस लोटस का वाद है। एसएस लोटस के वाद में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के बारे में बताया गया। उसके परिभाषा को स्पष्ट किया गया, बताया गया कि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, ऐसा बताया गया कि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है। ये एसएस लोटस के बाद में न्यायालयों के द्वारा बताया गया। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति अगर हम समझना चाहेंगे तो दो आधार पर इसके प्रकृति को समझ सकते हैं। पहला है ऑस्टिन के दृष्टिकोण से, अगर हम देखते हैं तो जिन्होंने इसको विधि नहीं माना है, और दूसरा है ओपेनहाइम की दृष्टि से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि माना है। मतलब ऑस्टिन का जो दृष्टिकोण है, ऑस्टिन का जो अपना नज़रिया है, उनका मानना ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह कानून नहीं है, यह केवल और केवल सौजन्य है, सौजन्यता बस इसको माना जाता है। इसमें अनुशास्ति का अभाव है और इसमें दंड का अभाव है। इसमें जो है कह सकते हैं कि किसी प्रकार का बंधन नहीं है, यह बाध्यकारी नहीं है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह कानून नहीं है, कानून न होकर के यह सौजन्यतावश माना जाता है। मतलब ऑस्टिन ने इसे कानून न मान करके नैतिक माना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह एक नैतिक है, नैतिकता का रूप है। जबकि जो ओपेनहाइम महोदय हैं वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल एक नैतिकता है बल्कि यह विधि है और इसमें अनुशास्ति भी पाई जाती है और यह वास्तविक कानून का रूप है। राज्य द्वारा इसका पालन भी होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी की गई है जो समय समय पर राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निपटारा करता है और राज्य उस निर्णय से बाध्य होते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के बारे में दो बातें हो गई, ऑस्टिन के दृष्टिकोण से और ओपेनहाइम के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार की बात करता है, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है यह निम्न आधार पर हो सकता है, निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका संधियाँ हो गई, संधियाँ अभिसमय बोल सकते हैं,
यानी कि ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हो गई, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रथाएं हुई हैं, जो कस्टम्स हुए हैं। कानून के सामान्य सिद्धांत हो गए, तो कानून के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है ये निर्भर है, उस पर टिकी हुई है। और न्यायिक निर्णय और विद्वानों के विचार, न्यायिक निर्णय और विद्वानों के विचारों पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। तो ये निम्न प्रकार के आधार हुए जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित है। इसके बाद कुछ ऐसे कह सकते हैं कि प्रश्न हैं जिन पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अपना तर्क दिया है, अपना सिद्धांत प्रकट किया हुआ है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वह विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि न मानने वाले विद्वानों में आपके हॉब्स हो गए, प्यूफेनडॉर्फ हो गए, ऑस्टिन महोदय हो गए। इनका मानना यह है कि इसमें संप्रभुता नहीं है, इसमें अनुशास्ति नहीं है, आदेश नहीं है, इसलिए यह विधि नहीं है। ठीक है, प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश है, जो कि एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा अपने कह सकते हैं कि अवर्जनों के लिए लागू कराया जाता है। यानी कि जो सीनियर होता है वो जूनियर को एक आदेश देता है और उनसे कहता है कि हमारी बात को मानो। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विधि यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह विधि नहीं है, बल्कि यह एक नैतिकता है। लोग सौजन्यता बस इसका पालन करते हैं। ऑस्टिन का मानना यह है कि जो विधि होती है, विधि में संप्रभु होता है और आदेश होता है और उसमें शास्ति होती है, जिसका अभाव अंतर्राष्ट्रीय विधि में है, जिसकी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि न होकर के नैतिकता मात्र है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है, यानी कि यथार्थ में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है। इस परिप्रेक्ष्य में भी यह कहना गलत नहीं होगा। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान परिदृश्य में यदि देखा जाए तो यह कहना सही होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह विधि का समुचित रूप धारण कर चुकी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का समुचित विकास हो चुका है। जो स्टार्क महोदय हैं, स्टार्क महोदय का मानना है कि जो ऑस्टिन अपना तर्क देते हैं उनका तर्क बहुत सही नहीं है। ठीक है, वो बोलते हैं कि वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसमें कहीं न कहीं अनुशास्ति भी पाई जाती है, यह बाध्यकारी भी होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना भी की गई है, अनुशास्तियों का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह नैतिकता मात्र न होकर के बल्कि यह वास्तविक विधि है। और इनकी इस बात का समर्थन हेनरी मेन भी करते हैं, पोलक महोदय भी करते हैं। इसी कड़ी में आगे अगर हम बात करें तो जो हॉलैंड महोदय हैं, हॉलैंड महोदय कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह केवल और केवल विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। उनका मानना यह है कि जब विधि शास्त्र समाप्त होती है, यानी जी यहाँ विधि शास्त्र समाप्त होती है, जहाँ विधि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होता है, अर्थात यह लुप्त प्राय बिंदु है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। हॉलैंड महोदय अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन सौजन्यतावश किया जाता है, अतः इसे विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता है, इसमें अनुशास्ति का अभाव है। फिर भी अगर हम वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर इस पर अपने मत के अनुसार जवाब देना चाहेंगे तो यह कहना गलत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि की कोटि में नहीं आता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अब विधि का रूप धारण कर चुका है और इसमें अनुशास्तियाँ भी हैं, अनुशास्ति का पालन किया जाता है और इसमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बाध्यकारी बल भी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसके निर्णय को राष्ट्र मानने को बाध्य होते हैं। तो ये हॉलैंड महोदय के द्वारा दिए गए बात का बहुत से विद्वानों ने खंडन भी किया हुआ है। उनका मानना है कि वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है
वह लुप्त प्राय बिंदु न होकर के वास्तविक विधि है और यथार्थ विधि है। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय विधि एक वास्तविक नैतिकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है यह एक वास्तविक नैतिकता है, जैसे ऑस्टिन महोदय हो गए। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है ये वास्तविक नैतिकता या सकारात्मक नैतिकता है, जिसकी तत्कालीन विधिवेत्ताओं ने कठोर आलोचना किया। कुछ उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने आलोचना किया और उन्होंने कहा कि ऑस्टिन महोदय जो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल वास्तविक नैतिकता है, यह सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि है और उसमें विधि का बल है, वह विधि का बल रखता है। नैतिकता के इस नियम का समर्थन करते हुए ओपेनहाइम महोदय कहते हैं कि नैतिकता के नियम वे नियम होते हैं जो समुदाय के सामान्य सहमति द्वारा विवेक पर लागू होता है, जो उनके विवेक पर लागू किया जाता है, ऐसा मानते हैं ओपेनहाइम महोदय का मानना है। ठीक है, अब इसी में अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है, यह बात स्टार्क महोदय कहते हैं। स्टार्क महोदय का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह दुर्बल विधि है। दुर्बल विधि कहने का मेन मकसद या जो इसके पीछे का कारण है वह यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वह वास्तविक रूप से विधि न होकर के बल्कि यह एक दुर्बल विधि है, इसमें बल नहीं है, इसमें कह सकते हैं कि अनुशास्ति का अभाव है, लेकिन यह मानना सही नहीं होगा। ठीक है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह दुर्बल विधि है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के दुर्बल मानने का जो कारण है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रभावशाली विधायी शक्ति नहीं है और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को सभी राज्य की जो विवाद होते हैं उनका जो निर्णय होता है उस निर्णय को बार बार उल्लंघन किया जाता है। जो राष्ट्र होते हैं या जो देश होते हैं सदस्य देश उसको मानते नहीं हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है वो सभी देशों के मामलों पे, सभी देशों के विवादों पर फैसला लेने की उसके पास अधिकारिता नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम का बार बार उल्लंघन होता है और अंतर्राष्ट्रीय विधि के दुर्बल होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इनकी इकाइयाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसकी जो इकाइयाँ हैं वो अत्यधिक दुर्बल हैं। इसलिए स्टार्क महोदय कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यह एक प्रकार की दुर्बल विधि है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्तियाँ पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में बताया गया है कि जो राष्ट्र हैं अगर वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन नहीं करते हैं तो जो आपका सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद को यह शक्ति है कि उनके ऊपर दबाव बना सकता है और उनको बाध्य कर सकता है ऐसी बातों को मानने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चार्टर का अनुच्छेद 2 का खंड 4, चार्टर का अनुच्छेद 2 का खंड 4 जो है वह भी इस बात का प्रावधान करता है कि जो सदस्य हैं यदि सदस्यों ने एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है, वहाँ पे ये बात है कि सदस्य जो हैं एक दूसरे के प्रति शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तथा प्रादेशिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया है कि आत्मरक्षा में यदि कोई राष्ट्र चाहे तो वह किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर सकता है, वह आत्मरक्षा में शक्ति का प्रयोग कर सकता है, बल का प्रयोग कर सकता है। अदरवाइज कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बल का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि शांति, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ जो अनुशास्ति के लिए प्रावधान किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता के प्रावधान हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता के प्रावधानों में भी अनुशास्तियों का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कुछ अधिनियम है जैसे मादक द्रव्य अभिसमय 1961 का जो अनुच्छेद 14 है उसमें भी अनुशास्ति का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार के तमाम से अनुशास्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रावधानित किए गए हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय विधि लुप्त प्राय बिंदु है या अंतर्राष्ट्रीय विधि कमज़ोर या दुर्बल विधि है। यह कहना अनुचित होगा अगर हम वर्तमान समय में इस बात को
कहना चाहे तो हो सकता है कि तत्कालीन समय में ऐसी स्थिति रही होगी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में इतनी अनुशासनियों का प्रावधान नहीं रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इतना प्रभाव नहीं रहा होगा, बट वर्तमान समय में यह कहना उचित नहीं होगा। अब अगला जो प्रश्न बन सकता है या जो अगली पॉइंट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 21वीं शताब्दी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास की बात किया जाता है, तो जिन कारणों से 21वीं शताब्दी के पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ उन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका हेग सम्मेलन है। हेग सम्मेलन जो कि 1899 से 1907 के बीच में हुआ। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे पर जोर दिया गया है, उसका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाए, उसका समाधान किया जाए। स्थल युद्ध और सामुद्रिक युद्ध संबंधी अनेक नियमों को बनाया गया, उनको एक नियम के रूप में धारित किया गया, नियम बनाया गया। साथ ही साथ स्थायी मध्यस्थतम न्यायालय की भी स्थापना की गई, जो आपका हेग सम्मेलन है। उसके बाद राष्ट्रसंघ का इसमें विशेष योगदान रहा, जिसे आप लीग ऑफ नेशंस बोल सकते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्सलीज की संधि के अंतर्गत हुई, जो सन 1919 में किया गया। वर्सलीज की संधि जो है यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इसके द्वारा पहला प्रयास रहा कि युद्ध के विषय में राष्ट्र के ऊपर अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रों के ऊपर इस प्रकार के अंकुश लगाए जाएं कि कोई राष्ट्र युद्ध करने से बचे और विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें और न खुद करे न किसी दूसरे राष्ट्र को ऐसा करने के लिए उकसाए। लोकार्नो की संधि, लोकार्नो की संधि में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि के बीच संधि हुई। सदस्य देशों ने अपने सीमा संबंधी झगड़ों को शक्ति का प्रयोग न करके बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने का वचनबद्धता अपनाया, वचनबद्ध हुए। और लेकिन बाद में सन 1936 में जो जर्मनी था, जर्मनी ने इसका उल्लंघन किया और उसने जो संधि थी, संधि में अपनी बातों, अपने वचनों का जो है उल्लंघन करते हुए उसने शक्ति का प्रयोग किया। तो जो लोकार्नो की संधि है, इसमें भी इस प्रकार का प्रयास किया गया था कि आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट कड़ी में अगर देखें हम आगे तो पेरिस पैक्ट है। पेरिस पैक्ट के बाद आपका जिनेवा अभिसमय है। जिनेवा अभिसमय 1929 में हुआ। विश्व के 47 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसमें युद्धबंदियों के व्यवहार संबंधी अनेक नियमों का प्रावधान किया गया। युद्धबंदियों के विरुद्ध बलपूर्वक प्रतिकार, निर्दयतापूर्वक व्यवहार तथा सामूहिक दंड को वर्जित किया गया तथा युद्धबंदियों के स्वास्थ्य और उनके अन्य सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नियम भी बनाए गए। अब हम आगे देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, यह 1939-45 के मध्य हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय विधि का खुलेआम उल्लंघन किया गया। लगभग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देशों ने जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसका उल्लंघन किया। द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ में छोटा था लेकिन बाद में बहुत बड़ा यानी कि पूर्ण रूप धारण कर लिया, जिसमें बहुत जनसंहार हुआ, खून की नदियाँ बहीं। लेकिन इस युद्ध ने विश्व के राष्ट्र को विवश कर दिया कि वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करें जिससे कि विश्व शांति व्यवस्था बनाई जा सके। अतः सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ, विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुआ वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना रही। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र आया, आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर आया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1995 को विधिक रूप से लागू हुआ तथा इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र के केवल 51 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इसमें लगभग 193
193 सदस्य देश हैं और जो अंतिम सदस्य देश है वह दक्षिण सूडान है, जो कि 14 जुलाई 2011 को संगठन का सदस्य बना। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में और उन 21वीं सदी से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ उसके संबंध में कुछ अभिसमय संधियाँ के बारे में बात हुई। आगे हम बात करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधिक कमीशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधिक कमीशन ने भी कई अभिसमयों तथा संधियों के प्रारूप तैयार किए जिन्हें राष्ट्रों ने हस्ताक्षर तथा अनुसमर्थन करके स्वीकार किया है, उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक कमीशन ने कौन कौन से ऐसे अभिसमय या संधियों का प्रारूप तैयार किया। देखिए, पहला जो अभिसमय है समुद्र विधि की जेनेवा अभिसमय 1958, सामुद्रिक विधि के जेनेवा अभिसमय 1958। राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय हुआ 1961 में। संधियों की विधि पर वियना अभिसमय हुआ 1969 में। फिर संधियों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर जो वियना अभिसमय हुआ ये 1978 में हुआ। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने के लिए जो अभिसमय किया गया ये 1979 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध को रोकने तथा दंडित करने के संबंध में जो अभिसमय किया गया ये 1973 में किया गया। सार्वभौमिक प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर वियना अभिसमय 1975 में किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधिक कमीशन के द्वारा कुछ अभिसमय और संधियाँ रहीं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को और मजबूत और प्रबल बनाने के लिए प्रारूप तैयार किया गया और सभी सदस्य देशों ने इसको स्वीकार किया, उस पर हस्ताक्षर किया। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत पर। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत अगर देखा जाए तो दो प्रकार से हैं, ठीक है। रूढ़ियाँ इसमें दो प्रकार के हैं, जैसे एक गौड़ स्रोत होता है और एक जो होता है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो महत्वपूर्ण स्रोतों में अगर हम देखेंगे तो रूढ़ी आएगी। रूढ़ी जो होता है यह आचरण की वह पद्धति होती है जिन्हें समाज द्वारा बाध्यकारी रूप में माने जाने की सहमति दे दी जाती है। स्टार्क महोदय ने बताया कि जो रूढ़ी है यह प्रथा का पूर्ण रूप है, प्रथा के बाद का रूप होता है जिसे रूढ़ी कहा जाता है। यानी कि जब प्रथा लुप्त होता है तो रूढ़ी का रूप धारण कर लेता है, यानी कि प्रथा का ही एक विकसित रूप होता है रूढ़ी, ठीक है। संधियाँ हो गई। संधियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोतों में संधियाँ हैं। द्विपक्षीय संधियाँ जो होती हैं दो प्रकार की संधियाँ हो सकती हैं, द्विपक्षीय संधियाँ और बहुपक्षीय संधियाँ। जिसमें केवल दो पक्ष होकर के संधि करते हैं वो द्विपक्षीय होता है, जिसमें बहुत सारे पक्षकार होते हैं वो बहुपक्षीय संधियाँ होती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय विधि का सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के कुछ सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में आपका सद्भाव आ जाएगा, पारस्परिकता आ जाएगा और उपधारणा आ जाएगा, विबंध आ जाएगा तथा पूर्व न्याय। ये सभी जो सामान्य सिद्धांत हैं यह भी कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोतों के हिस्सा है। न्यायिक विनिश्चय, न्यायिक विनिश्चयों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय हो गए, राष्ट्रीय न्यायालयों के विनिश्चय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों के और जो पंचाट हैं उनके जो विनिश्चय होते हैं यह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं। विधिवेत्ताओं के लेख, तो जो तमाम से विधिवेत्ता होते हैं, जुरिस्ट होते हैं, इनके जो लेख होते हैं इनके लेख भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इन्होंने जो किताबें लिखा है, जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में या अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। साम्य हो गया, साम्य भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है। साम्य जो होता है, साम्य में निष्पक्षता, युक्तियुक्तता तथा नीति ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो मुख्य स्रोत है वह साम्य भी हो सकता है, साम्य भी है। और अंतिम जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है वह है महासभा के संकल्प। महासभा के जो संकल्प होते हैं, महासभा के द्वारा बनाए गए या लिए गए जो संकल्प होंगे यह भी आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत का रूप है, मुख्य स्रोत है। साथ ही साथ हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के गौड़ स्रोत को भी जानेंगे। गौड़ स्रोतों में
आपका जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य हो गया, राज्यों के पत्र आदि हो गए, राज्यों के द्वारा अपने प्राधिकारियों को भेजे गए अनुदेश हो गए और तर्क हो गए। इनके आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ। यह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप माने जाते हैं। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब हम कुछ लैटिन मैगजीम्स हैं जिनको देखेंगे, जैसे एक्स इको एट बोनो। एक्स इको एट बोनो का मतलब होता है, यह आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के खंड 2 में है। 38 के खंड 2 में ये बात बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि है उसके अनुच्छेद 38(1) के अंतर्गत जो 4 प्रकार के स्रोतों को बताया गया है, उन स्रोतों के अलावा यदि कोई मामला है और उन मामलों के जो पक्षकार राज्य हैं उन्होंने अपनी सहमति दे देते हैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तो जो न्यायालय है उनकी सहमति के आधार पर निर्णय घोषित कर सकता है। उसे अनुच्छेद 38(1) के अंतर्गत बताए गए अंतर्राष्ट्रीय विधि के 4 स्रोतों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनका पालन करने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उनके अतिरिक्त पक्षकारों की सहमति के आधार पर अपना निर्णय घोषित कर सकता है। इसे एक्स इको एट बोनो कहा जाता है। अगला जो आपका लैटिन मैगजीम्स है वह है जस कोजेंस। जस कोजेंस का मतलब होता है अनिवार्य या बाध्यकारी कानून। इसको अनिवार्य या बाध्यकारी कानून कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून समुदाय के, यानी कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के वे मूलभूत और अटल सिद्धांत हैं जिनका उल्लंघन दुनिया का कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता है। यदि 2 या 2 से अधिक देश आपस में कोई संधि करते हैं जो जस कोजेंस के नियमों के खिलाफ होता है तो वह संधि कानूनन अमान्य घोषित कर दिया जाता है। संधि कानून पर वियना सम्मेलन। संधि कानून पर वियना सम्मेलन 1969 के अनुच्छेद 53 में इस अवधारणा को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी गई है। जो संधि हुआ, संधि कानून पर वियना सम्मेलन 1969 में, उसके अनुच्छेद 53 में जो जस कोजेंस है इसको कानूनी मान्यता दी गई। यह आपकी जस कोजेंस का एक मतलब टिप्पणी रहा, कमेंट रहा। अब हम आगे जो महत्वपूर्ण आपका सिलेबस है उसमें है राज्य की मान्यता। देखिए, राज्य की मान्यता का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई राज्य नवनिर्मित होता है, नए राज्य का निर्माण होता है, तो उसको मान्यता जो पहले से स्थित राज्य हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जो राज्य की मान्यता है अर्थात राज्य का एक भूभाग होगा, उसकी एक जनसंख्या होगी, उसका एक सरकार होगा, ठीक है, और वह लगभग सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है, तो उसको राज्य की मान्यता जो पहले से स्थापित राज्य हैं उनके द्वारा दिया जाता है। राज्य की मान्यता 2 प्रकार से दिया जाता है, एक तथ्यतः होता है और एक विधितः होता है। तो मान्यता जो है यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक युग में मान्यता का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रोफेसर जो सर्जन बर्जर हैं उन्होंने भी इस पर अपना मत प्रकट किया है। ओपेनहाइम भी कहते हैं। ओपेनहाइम का मानना है कि राष्ट्रों के कानून का आधार सभ्य राज्यों की सामान्य स्वीकृति है। राज्य की मान्यता के बारे में ओपेनहाइम ने बताया कि राज्यों के कानून का आधार सभ्य राज्यों की सामान्य स्वीकृति है। और फैनविक महोदय ने भी राज्य की मान्यता की इस परिभाषा को अपना समर्थन देते हैं। जेसप भी कहते हैं, जो विद्वान जेसप हैं, जेसप कहते हैं कि राज्यों की मान्यता द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि जिस नवनिर्मित राज्य को मान्यता प्रदान की जा रही है वह सभी विशेषताओं से युक्त है। मान्यता के प्रकार, तो मान्यता का 2 प्रकार होता है जिसको हमने बताया, तथ्यतः और विधितः। तथ्यतः को डिफैक्टो रिकॉग्निशन बोलेंगे और विधितः में डिज्यूरे रिकॉग्निशन होता है। जब राज्य में स्थायित्व तो होता है लेकिन उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, पूरी तरह से वह
स्थिर नहीं हो पाता है तो उसको हम तथ्यतः रिकग्निशन बोलते हैं। मतलब कि जो सभी विशेषताएं होती हैं, जो आवश्यक तथ्य होते हैं, आवश्यक बातें होती हैं, जब तक राज्य उसको पूरा नहीं कर लेता है तो राज्यों के द्वारा उसे तथ्यतः मान्यता दिया जाता है। और जैसे ही उसमें स्थायित्व आ जाता है, स्थिरता आ जाता है, सभी आवश्यक तत्वों को पूर्ण कर लेता है, सभी विशेषताओं को धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसे विधितः मान्यता दे दिया जाता है। तथ्यतः मान्यता को, जो तथ्यतः मान्यता है उसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन विधितः मान्यता को वापस नहीं लिया जा सकता है। अगली पॉइंट जो है वह है आपका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र अर्थात किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का अपना एक निश्चित भूभाग होती है, एक भूमि होती है, एक जमीन का टुकड़ा होता है। किसी भी राज्य को राज्य का रूप धारण करने के लिए उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य क्षेत्र का अर्थ धरती के उस भूभाग से है जिस पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य क्षेत्र को निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात करें तो उसमें बताया गया है कि कोई भी राष्ट्र राज्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो कब्जा के द्वारा कर सकता है, भोगाधिकार के द्वारा, मतलब कब्जा किया हुआ जितनी भूमि पर वह उसका है, भोगाधिकार मतलब उसको भोग करने का अधिकार है। क्षेत्र विधि अपने क्षेत्र का विस्तार करके, अध्यर्पण यानी कि किसी से उसने पाया, किसी से उस पर उसने कब्जा कर लिया, उसको घेर लिया, किसी ने उसको अर्पित कर दिया है। पट्टे द्वारा भी अधिकार मिल जाता है राज्य क्षेत्र का, गिरवी द्वारा भी राज्य क्षेत्र का अधिकार मिल जाएगा, और जनमत संग्रह के द्वारा भी राज्य क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे राज्य क्षेत्र को खो सकते हैं, जैसे अध्यर्पण, किसी दूसरे ने अगर उसको अध्यर्पित कर लिया, उसको घेर लिया या किसी को दे दिया जाए। प्राकृतिक कारण, कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं जिससे राज्य क्षेत्र खोया जा सकता है, जैसे भूकंप आ जाए या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट जाए कि जिससे भूमि कम हो जाए, बह जाए, कट जाए, छट जाए, या पानी में डूब जाए, बह जाए, सागर में डूब जाए। इस प्रकार से अधीनता, अगर किसी के अधीन होगा, जो हम किसी के अधीन हो गए तो हमारा राज्य क्षेत्र ही नहीं रह जाएगा। चीर भोग, अगर किसी का उस पर हमेशा से भोगाधिकार है, वो हमेशा बड़े प्राचीन काल से उस पर उसका चीर भोग का अधिकार है, तो वहाँ से भी जो आपका राज्य क्षेत्र है उसका अधिकार समाप्त हो सकता है। और क्रांति से भी राज्य क्षेत्र का अधिकार खत्म हो जाता है। आगे हम बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बचे हुए हैं, जैसे आश्रय हो गया, प्रत्यर्पण हो गया और राष्ट्रीयता हो गई। आश्रय को एसाइलम कहा जाता है। एसाइलम लैटिन भाषा का जो यूनानी शब्द है एसाइलिया, एसाइलिया से एसाइलम बना है और एसाइलम से आश्रय बना है। एसाइलिया से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य अलंघनीय स्थान से है, ऐसा स्थान जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को निवेदक राज्य को देने से राज्य, क्षेत्रीय राज्य मना कर देता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, तो जिस देश में अपराध किया वहाँ से वो भाग गया, भाग करके वह गया किसी दूसरे देश में, वहाँ पे आश्रय दे दिया जाता है, उसको सुरक्षा दे दिया जाता है। अब जिस देश से भाग करके वह दूसरे देश में गया हुआ है, तो जिस देश से भाग कर जाता है उसको निवेदक राज्य बोलेंगे, राष्ट्र बोलेंगे, और जहाँ पर वह आश्रय ले लिया है उसको आप राज्य क्षेत्रीय या राज्य क्षेत्रीय राज्य बोलेंगे, या आश्रयी राज्य कह सकते हैं, जहाँ पर वह आश्रय लिया हुआ है, शरण लिया हुआ है। तो जब निवेदक राज्य के द्वारा निवेदन करने पर राज्य क्षेत्रीय राज्य देने से मना कर देता है, बल्कि उसको सुरक्षा और आश्रय प्रदान कर देता है, तो उसको आश्रय कहा जाता है। राज्य क्षेत्र जो आश्रय होता है, आश्रय दो प्रकार का होता है, एक राज्य क्षेत्रीय आश्रय होता है और एक राजनीतिक आश्रय होता है। राजनीतिक आश्रय जो आपका राज्य क्षेत्रीय आश्रय हुआ, एक देश से दूसरे देश में जाकर के आश्रय पाना, तो ये राज्य क्षेत्रीय आश्रय हो गया। और जो राजनीतिक आश्रय है, तो राजनीतिक आश्रय अपने देश में ही जो विदेशी दूतावास में शरण लेते हैं, अपने देश के अंतर्गत विदेशी दूतावास में शरण लेना कह सकते हैं कि राजनीतिक आश्रय होता है। यह अल्पकालीन होता है, यह किसी राजनीतिक अपराधी द्वारा लिया जाता है।
तो ये आपका एक प्रकार का आश्रय हुआ। आश्रय दो प्रकार के हुए, राज्य क्षेत्रीय आश्रय और राजनीतिक आश्रय। अब आगे आप देखेंगे प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण जो कि आश्रय का बिल्कुल उल्टा होता है। प्रत्यर्पण का मतलब होता है सौंप देना, यानी कि सौंपना। ओपेनहाइम महोदय ने प्रत्यर्पण के बारे में कहा कि अपराधी को जिस देश में अपराध किया है दूसरे देश द्वारा सौंप दिया जाना। मतलब कि जो अपराधी है, अगर उसने कोई अपराध किया है और अपराध करके किसी दूसरे देश में चला जाता है, भाग जाता है, तो जो दूसरा देश है वह पहले देश में जहाँ वह अपराध किया है उसको सौंप देता है, तो उसको प्रत्यर्पण कहा जाता है। प्रत्यर्पण के कुछ आवश्यक तत्व हैं। दोषी व्यक्ति की मांग किया जाना चाहिए। अगर दोषी व्यक्ति की मांग नहीं की गई है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। जो राजनीतिक, सैनिक एवं धार्मिक रूप से अपराध किए हुए हैं उनका प्रत्यर्पण करने के लिए दूसरा राष्ट्र या दूसरा देश बाध्य नहीं होता है। जिस देश में अपराधी द्वारा अपराध किया जाता है उसे उसी राज्य को समर्पित किया जाना चाहिए और दोनों देशों द्वारा इसे अपराध माना गया हो उनके पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। तो ये आपका प्रत्यर्पण हो गया। प्रत्यर्पण के बाद अगर आप देखेंगे, जैसे प्रत्यर्पण में तीन प्रकार के जो अपराधी हैं, जो सैनिक हैं, जो धार्मिक हैं और राजनीतिक हैं, इस प्रकार के अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। अब हम इसका अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सिलेबस का, अंतिम पॉइंट है, वह है राष्ट्रीयता, यानी कि नेशनैलिटी। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखे, जिसके कारण वह व्यक्ति राष्ट्रीय के रूप में जाना जाता है या जाना जा सके। इस प्रकार राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन राज्य एवं विधि के मध्य विधिक संबंध का निर्माण करता है। जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति के और मतलब राज्य के और विधि के अधीन संबंध का निर्माण करता है। ओपेनहाइम कहते हैं कि एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता से तात्पर्य उसका किसी राज्य का प्रजा होना और इसलिए उसका नागरिक होने का गुण है, यानी कि वह किसी देश का प्रजा है और प्रजा होने के कारण ही वह वहाँ का नागरिक है और नागरिक होता है, इस वजह से उसे राष्ट्रीयता प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीयता की प्राप्ति करने के ढंग, राष्ट्रीयता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जिस प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त करते हैं जस्ट उसी प्रकार से हम राष्ट्रीयता को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बाई बर्थ यानी कि जन्म से, उसके बाद देशीकरण में जैसे विवाह कर लिए या अपनी इच्छा से चले गए या सरकारी नौकरी लग जाती है या प्रार्थना पत्र दे दिए, तो ये सब देशीकरण में आ जाएंगे। उसके बाद पुनर्ग्रहण द्वारा हम ग्रहण कर लेते हैं उसको, तो वहाँ की राष्ट्रीयता हमें मिल जाती है। हम किसी दूसरे देश में जा कर के उसको प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो हमें राष्ट्रीयता मिल जाती है। अध्यर्पण के द्वारा और अधीनीकरण के द्वारा भी राष्ट्रीयता प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आप लोगों को इसमें नहीं बताया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन हो गया, और आपका कुछ जैसे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इसके जो सदस्य हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसमें महासभा आता है, सुरक्षा परिषद आता है, सचिवालय आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। बाकी लगभग मैंने 80% जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको ज़रूर सुनिए, इसको लाइक शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।